समाजावर देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी मॉब लिचिंग, लव्ह जिहाद, बुरखा, मांसाहार अशा अनेक कारणानं हल्ले, अत्याचार होत आहेत. पोलीस प्रशासन तसेच राजकीय नेत्यांकडून देखील समाजाला न्याय मिळत नाहीये. समाजात काम करणारे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षात अडकून बसले. या सर्व बाबींना सामोरं जाण्यासाठी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैद्यकीय आणि वक्फ सारख्या विभागात मुसंडी घ्यावी लागेल. या क्षेत्रातील मागासलेपणा दूर झाल्याशिवाय मुस्लिम समाजाची प्रगती होणार नाही, असे प्रतिपादन तंजीमे मोमिनींचे अध्यक्ष हाजी शौकतभाई तांबोली यांनी केलं. अकलियत सामाजिक व शैक्षणिक विकास संस्थेतर्फे तंजीमे मोमिनीं मार्फत अहमदनगर जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजात सामाजिक कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कविजंग लॉन येथे बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तांबोली जमातचे प्रदेश सेक्रेटरी हाजी शौकतभाई तांबोली हे होते. तर प्रमुख पाहुणे आणि वक्ते म्हणून अब्दुल सलाम खोकर, आर्किटेक्ट अरशद शेख, डॉक्टर इम्रान शेख, डॉक्टर जहीर मुजावर, ॲडव्होकेट हाफिज जहागीरदार, ॲडव्होकेट फारुक बिलाल, उद्योगपती मुबीन खान, मौलाना रियाज, उद्योगपती करीम हुंडेकरी, अब्दुल्ला हसन चौधरी संगमनेर, हुमायूं अत्तार पाथर्डी, माजी उपनगराध्यक्ष हाजी नजीर, शफी जहागीरदार, पत्रकार मंसूरभाई शेख, मोहम्मद रफीक, अंजर खान, अजीम राजे आदी मान्यवर उपस्थित होते. तर यावेळी प्रास्ताविक करताना सय्यद खलील यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडली. या प्रसंगी अब्दुल सलाम खोकर, आर्किटेक्ट अरशद शेख, उद्योगपती करीम हुंडेकरी, ॲडव्होकेट हाफिज जहागीरदार, डॉक्टर इम्रान शेख, इंजिनियर तौसिफ शेख, मुबीन खान, मोहम्मद रफीक, श्रीरामपूर, हाजी नजीर आणि जिल्हाभरातून वेगवेगळ्या तालुक्यातून आलेल्या मान्यवरांनी आपलं मनोगत व्यक्त करत भविष्यात हाजी शौकत तांबोली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांनी सुरू केलेल्या समाजाच्या प्रगतीसाठी असणाऱ्या प्रत्येक कार्यात सहभागी होण्याची हमी दिली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ॲडव्होकेट हनीफ बाबूजी, शेख शाकीर, सय्यद खलील, मोहम्मद शोएब तांबोली, आसिफ सर, इलियास तांबोली, इंजिनियर मोहम्मद अकील, इंजिनियर अब्दुल्ला तांबोली, ओसामा तांबोली यांनी अथक परिश्रम घेतले. यावेळी सूत्रसंचालन तंजीमे उर्दू अदबचे अध्यक्ष सय्यद खलील यांनी केलं, तर आभार निसार बागवान आणि आसिफ सर यांनी मानले. अस्सलाम वालेकुम. दरअसल जो प्रोग्राम के अंदर में गौर जो गाए जो सदारत के एतबार से तो सदारत के एतबार से हमने हमारे अब्दुल्ला भाई चौधरी थे, वो नए पहुंचे हैं. उन्हीं का भी इंतजार था और काफ़ी लोग अपने पास में आए हैं. ये पूरा हल भरने वाला है इंशाअल्लाह. काफ़ी लोगों के फ़ोन आए रास्ते में. अब वो रास्ते में होने से हम थोड़ा सा ताकीद भी कर रहे थे, लेकिन अभी वक्त भी कम है हिसाब से. पहले जो भाई कुछ बातें ये बताना मुनासिब समझता है इसके लिए कि पहले जोहर की नमाज का नज़्म हमने यही किया है. आज़ान भी यहाँ होगी और बिछावत से लेकर नज़्म करे यहाँ, खाने का भी नज़्म यहाँ है. तो इस बात जहन में इसके लिए पहले वाज़ेह कर रहा हूँ कि ताकि दिमाग पर लोड न रहे, बाकी एक सही के साथ में प्रोग्राम को आगे होता है के हिसाब से. और वो हिसाब से अपने प्रोग्राम की हमने थोड़ी सी तरतीब ठहराई है. गुज़िश्ता ये प्रोग्राम क्यों ले रहे, इसका मकसद और क्या है. बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके सामने जो डाइस पे बैठे हैं, ये सब मुकर्रिर है, ये बोलने वाले हैं. इनको बोलना है और बोलना इस हिसाब से बोलना है, इन्हें उनसे गुफ्तगू हो चुके बाकायदा उसमें से वो माहिर लोग हैं. आपसे मैं वाज़ेह करता हूँ कैसे हिसाब से. हमारे पास अहमदनगर जिले में और महाराष्ट्र में जगह जगह में कोई वाला कई हादसा. अगर हम हमारे अहमदनगर जिले का अगर थोड़ा सा जायजा लेते हैं, झूठे इल्जामात के साथ में उनको उनके साथ तमाम मोमिनीन को परेशान किया गया. दहाड़ करके हैं वाक्य पर दरगाह के ऊपर में झंडा लाके लगाना, बाकायदा चादर करा देना. उसी के साथ साथ जैसे या मेरावली पहाड़ में नहीं छूटा है, वापड़ पे झेटा लगाना है, वापिस चादर डालना है उनके कलर के एतबार से. शिरवाने के अंदर में भी एक हालत है कि भाई मूर्ति लाकर रख देना मस्जिद के अंदर में, वहाँ का भी मामला है. ये सब जितने भी मामला थे और कई मामला हो सकता है मैं थोड़ा वक्त के एतबार से बोलूँ और भी जिक्र ना करते, आप लोग भी
شاہد اور گواہ ہیں اور معلومات رکھتے ہیں الحمدللہ. یہ جتنے معاملات ہیں تو ہم اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کریں کہ ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. کبھی نہ کبھی وجہ ڈھونڈنا پڑے گی اور اس کا علاج کرنا پڑے گا. صرف اگر ہم ان معاملات کو آمنے سے میٹنگ لے کر اس کے اوپر بیانات کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, جذبات دیتے رہیں گے تو سب سے ہوتا ہے. ابھی لوگ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, شیوگاہ والے بھی جانتے ہیں, بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ والے بھی جانتے ہیں. شیوگاہ والے کے لیے بھی کئی بار کلیکٹر کے آفس میں گئے, ایس پی آفس میں گئے, وہ والے کے لیے بھی ایس پی آفس میں گئے. اب یہ مقامی جو عاملہ ہے, کام کرنے والا ہے, ہو سکتا ہے ان کی ملک کی نیت بھی ہوگی کہ ہم کو تعاون کرنے کی, لیکن آج کی تاریخ میں کوئی تعاون ہمیں نہیں ہو پا رہا ہے, کہ وہ نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کئی وجہ, ایک وجہ نہیں اس حساب سے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اس کا اگر کچھ ہمارے بھی خامیاں ہیں, اس کے اندر ہمارے کچھ خامیاں ہیں. اب اس معاملات کو جب چلا دیکھا گیا ہے تو اس کے اوپر ہم بالکل بات کریں گے اور بات کر رہے ہیں اور کوشش کی ہے. شعبوں میں خود آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ آئے تھے, قبولی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, یا میٹنگ کے لیے باقاعدہ وکیل حضرات سے بات کی, گفتگو کی. خاص کر کے میں نے حسین نروی صاحب کو, خاصدار صاحب کو وہاں سے بلایا گیا تھا, وہاں گئے تھے, مسجد کے اندر میٹنگ کی. ہمارے یہاں وطنی بھائیوں کو مسجد میں لا کر بٹھا کر ہم نے اس میں گفتگو کی تاکہ معاملہ تھوڑا سا سلجھ جائے, کیونکہ ہم کو تو یہی رہنا ہے. دشمنی بڑھانے کے وجہ ہم کو تو کمپرومائز بیسس پہ رہنا, ہمارے کمپرومائز ہمارے خون میں بسا ہوا ہے. تو اس سب سے ہم نے وہاں پہ کوشش کی. گوا کے حضرات جانتے ہیں کہ ابھی یا تو لگاتار کی کئی میٹنگیں ہو گئی, دادا گیری اس قدر بڑھ گئی کہ مرکزی سرکاری جو عاملہ ہے ان کو بھی سامنے بالکل کاؤنٹ نہیں کر رہے. وہ جس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں, اگر ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بھی کسی نے حرکت کی ہوتی تو آج اس کو کہیں نہ کہیں تک اس میں جیل میں سڑائے ہوتے, کہ ان کے سامنے کرے لیکن ان کے اوپر کچھ نہیں کرے. ایکشن ہمارے پہ ہوئی. ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں کمپلینٹ کرنے کے لیے, تو پہلے جو کمپلینٹ کرنے جا رہا ہے اسی کو اندر رکھا جا رہا ہے. گوا کے معاملہ میں ہوا تھا, میں نے ان کو رائے بھی کیا تھا جیسے پولیس مت جاؤ کر کے ایک بار ایسا بولتے بولتے پہلے پولیس اسٹیشن میں جاؤ. مجھے اندیشہ تھا اس بات کا کہ پہلے پولیس اسٹیشن میں جو جائے گا اس کے اوپر لائیں گا, کچھ خامیاں تھے اس کے اندر. تو بالکل وہ اس سسٹم سے کام کر رہے ہیں, یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم سے کام کر رہے ہیں. اب اس سسٹم کے ساتھ بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس سب سے باتیں سوچ کے رکھی ہے. یہ صرف ایک بات کے اوپر نہیں. تو جو سرکشا کا معاملہ جو ہے ہمارے کو سرکشا دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ڈیوٹی ہے, اور ہم پہلے سے مائنورٹیز میں آتے ہیں اور اس کو اقلیت کہتے ہیں. اب اقلیت اور مائنورٹی شبد اتنا روٹین میں آ گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ الفاظ سے تھوڑی سی دشمنی میں لگنے لگے اور کبھی سوچنا نہیں پڑ رہا. اپنے سنستھا کا نام اقلیت کے اعتبار سے آپ کو رجسٹر کیا گیا, کچھ سال پہلے رجسٹر کیا گیا تھا. خاص مسلمانوں کے ہماری ٹیم بھی آ رہی ہے کئی سالوں سے. یہ بات آج کی نہیں ذہن میں رکھ لیجیے پہلے کہ کئی سال پہلے ہم نے ترتیب سوچ کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر عمل کیا ہوا تھا, باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا تھا. تو اس کے لیے 2-3 دن پہلے ایسے جب پروگرام لینے کا ٹھہر گیا, ہم نے بہت اچھا جو پروگرام لیا, آپ کو بار بار پورے کر دوں. جب پروگرام لینے کا ٹھہر گیا تو اس کا نام ہم نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا, تنظیم مومنین لکھا. تنظیم مومنین, علماء کرام بیٹھے ہیں, مومنین کے الفاظ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے مومنین کے اعتبار سے. تو ہم نے یہ مومنین کی بات اس کے لیے کئی تنظیم مومن ہے کہ مسلمانوں کی تنظیم ہے جس کو قرآن پاک میں ذکر ہے, اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ بلیورس آرگنائزیشن, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے. ہماری نیت ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے. ہمارے علماء کرام نے ابھی ایک بات بھی لکھی ہے, تم ہی سربلند رہو گے بشرط مومن کامل ہو. آیت کا معنی ہے. اور کہ یعنی ہم جو ہے تو حسبی اللہ والے ہیں, ہمیں 2 لائنوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آگے چلنے والے. اللہ توکلنا, بس اللہ کی طرف ہماری توقع, اللہ کے ذات سے امید ہے. بشرط ہے کہ ہم کو جسے کہہ رہے ہیں کہ بشرط ہے کہ محنت کرنا ضروری. اب ہم جس مجمع کے سامنے بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگ ہیں, یہ آپ لوگ کریم ہے سماج کی, اور تبدیلیاں سمجھ میں لانا ہی پڑے گی, لانا ہی پڑے گی.
اس کے لیے ہم کو جسے بات کہا کہ بات گھر کرنے چلے گا کہ اس نے ایسا کرا اس نے ایسا کرا، یہ ہوتا ہوں کبھی کبھی تو ہمارے گھروں میں اور گلیوں میں بیٹھک میں ہمارے گلی سے لے کے تو امریکن پلیسٹین کے راجکارن کے اوپر چرچا ہوتی ہے، لیکن ہمارے ماحول کے اوپر نہیں، ہمارے ماحول کے اوپر نہیں۔ فلسطین کا ذکر آتا ہے، ہونا بھی چاہیے، امریکہ کی راجنیتی کی بات مجھے ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمارے دیہات میں ہمارے یہاں کون سی راجنیتی چل رہی ہے اس کے اوپر ذکر نہیں ہوتا۔ اور ہم پکشے کے اندر میں اتنے گھتے ہوئے ہیں، پارٹیوں کے اندر میں اتنے بدے ہوئے ہیں، ابھی بھی کبھی کبھی تعارف دیتے وقت معاف کرتا ہوں تھوڑا سا بولنے کی عادت ہے، ابھی بھی بولتے بولتے سب بولا جاتا کہ یہ اس کا خاص کاریہ کرتا ہے، اس کا خاص کاریہ کرتا، یہ اس کا خاص کاریہ۔ ہم بندے رہنا ہی ہے، تعلقات رکھنا ہے، سیاست سے جڑے، سیاست کے بعد بھی ہے، لیکن ہم ہماری خود کی آئیڈینٹی بھول رہے ہیں، اور آئیڈینٹی بولتے بولتے ہم کیا ہو رہا ہے کہ کسی اور کا پیدا بنتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سردار بن جائیں، آپ خود سردار بن جائیں، اور سردار بننے کے اعتبار سے کوشش ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر میں، انڈیا کے اندر میں کئی جگہ پہ مساجدوں کے ذریعے اور محلے کے ذریعے اور مساجد کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، کلچر ڈیولپمنٹ سینٹر کئی مساجد کے اندر میں، کیرلا کے اندر میں، ہمارے انڈیا کے اندر دیکھیں ایجوکیشن کا پرسنٹیج سب سے زیادہ کیرلا کے اندر میں، اور وہ کلچر ڈیولپمنٹ سینٹر ہوتا ہے مسجد کے ساتھ، اور مسجدوں کے ساتھ میں کلچر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ میں معاملہ سب پورا تیار کر رہے ہیں، لیکن معاف کرنا ہمارے پاس مکتوب فکر کی ہلچل بڑھ گئی، آپ نے دیکھا رہے گا، نمازوں کی تعداد بڑھ گئی، دین کے شعبے بڑھ گئے، اور بڑی مجبوری میں الفاظ بول رہا ہوں میں، اتنے ہی درار تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے۔ آپ اگر میرا مدعا سمجھ لے رہے تو اتنا ہی درار تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے۔ مسجدوں میں آنے کے بعد میں مقتدیوں کو اعمال کے ترتیب کے بجائے عقائد کی باتیں کہہ کر ایک ایک کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخصیت نے کسی ایک کا پروگرام لیا تو دوسرے عقائد والے اس کے طرف پہ پیٹ پھراتے ہیں۔ اسی احمد نگر شہر میں، احمد نگر ضلع میں ہو رہا ہے۔ اب یہ سب جائزہ لینے کے بعد میں ہم نے یہ سوچا ہے، ہم کو اس کے اندر الجھنا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے، ہم اس کے اندر دور نہیں کر سکتے، تو ہم کو دور کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک بات کے اوپر سوچا ہے، اس کے لیے ہم نے شیکسپیئر بات کے اوپر سوچا ہے۔ ابھی میں تھوڑا تھوڑا بات کر کے آگے نکل جاتا تو آپ کے انگلوس ہونا ہے، شیکسپیئر بات کے اوپر سوچتا ہوں۔ شیکسپیئر بات کی جو بات آتی ہے کہ 1947 سے اگر ہم نے جائزہ لیا گیا ابھی تک کا، تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کی جن سنکھیا بڑھ گئی، سب بڑھ گئی، لیکن گزشتہ سال کی فگر ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن پرسنٹیج ڈاؤن ہو گئے، سن کر آپ یقین بھی نہیں کر سکیں، ڈاؤن ہو گیا پرسنٹ، تعداد بڑھ گئی، ڈاؤن ہو گیا پرسنٹ، ہائر ایجوکیشن تو پرسنٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اب اس کے لیے ذمہ داری کب تک ہم اوروں کے اوپر ڈالیں؟ ہمارے یہاں سنستھا ہے، ٹیچر بھی ہمارے ہیں، عاملہ بھی ہمارا ہے، تو ہم ایک شعبہ اس کے اوپر لوگ بات کریں گے۔ میں صرف سرسری طور پہ آپ کو سبجیکٹ کی بات بول کے رکھتا ہوں، وکیل حضرات اپنے طور پر سے کرائم کی بات، سب پورے بات، مدرسے کی بات، مساجد کی بات بولیں گے۔ تعداد بڑھ گئی، ایجوکیشن کے سنستھائیں بڑھ گئی، سب بڑھ گیا، اسباب بڑھ گئے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کا ایجوکیشن پرسنٹیج بھی بڑھ گئے اور لڑکوں کا ڈاؤن ہو گیا۔ لڑکیاں سروسز میں زیادہ جانے لگ گئی، لڑکوں کا نسبت اس کے اندر تجارت سے دور چوک میں آ گئے۔ ہمارے محلے کی، ہمارے رات کی وہ شان بن گئی، ہمارے یہاں چوکیدار کی، پہرےدار کی ضرورت رہی نہیں ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے لڑکوں کی حالت ہے۔ اب یہ دور تو اتنا آئی ٹی کا آگے جا چکا ہے، آدمی کی بھی ضرورت رہنے والی، روبوٹ آ گیا، جس سے ہمارے گفتگو کو چلتا، آئی ٹی تو ایسا ہے کہ آگے چل کے چاہے جی ڈی پی آ رہا ہے،
यानी गूगल के ऊपर अगर तुम एक सवाल डालोगे तो उसके फटाफट तुमको कहीं पेपर ऑफिस साथ में दे देगा। तुमने बोल दिया सादा सादी सिंपल बात, मुझे मैं एकदम नीचे का लेवल की बात बता रहा तुमको, मुझे ईंट भट्टी का धंधा डालना है, तो तुमको ईंट भट्टी के लिए कितना ईंट को कैसे इस्तेमाल करना, क्या करना क्या करना। तुमने बोले मेरे को बेकरी डालना है, तो बेकरी के पूरे खटाखट तुमने बोले ब्रेड बनाओ तो ब्रेड बना, पाव बना तो पाव बना। इसके अंदर हाइयर चीजें चली गई है, दौर चले गए। कानून के कोई प्रोविजन कुछ नहीं होना, तुमको गूगल के ऊपर जीडीपी में डालो, तुमको पूरे बताएंगे। कुछ लोग इतने होशियार हो जाएंगे, बोलेंगे वकील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से कंप्यूटर के तरफ दौर के अंदर में बात चली गई। ऐसे दौर में हमारे समाज के अंदर में तालुका और देहात लेवल में सेमिनार का आयोजन करना, वालिदैन के अंदर में अवेयरनेस लाना, स्कूलों को कुछ परेशानी मुश्किलात को उनका ताउल करना, मदद करना। हमारे इदारे के अंदर में अक्सर तुमको बोल के रखा, इदारे जो चलते ना मुसलमानों के अंदर के, तो मुसलमानों के इदारों के ऊपर में नाम रखने वालों को तादाद ज्यादा रहती है। पैसा कमा रहा है, ऐसा कर रहा है, वो एज कर रहा है, वो कोच कर रहा है, ठीक है, वो मसाइल अलग होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ हम जरा देखो, जायजा ले लो कि हमारे स्टैंडर्ड एजुकेशन का है, इसके ऊपर गौर करने वाले। मेडिकल की लाइन है, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर सैयद बटे, आपके सिंपल सैंपल रहेंगे कि इन्होंने छोटे पैमाने में करते करते मेडिकल लाइन को कैसे डेवलप किया। हम इसके अंदर डॉक्टरों की पूरे जिले के अंदर में पूरे डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इकट्ठा कर रहे हैं और मुसलमानों को मेडिकल लाइन में किस तरीके से सहूलतों के साथ में कम से कम खर्च में गवर्नमेंट की सहूलतें क्या है ये उसमें लाने की देने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से वो इंशाअल्लाह आपको डिटेल बताएंगे। रोजगार की जो बात आती है, रोजगार के अंदर में आपको पता है कि कई बिजनेसेस में अभी बन रही है, कई बिजनेस मुसलमानों के हाथ से जा रहे हैं। मुसलमान का नाम सुनने के बाद में कुछ लोग बिजनेस करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मुसलमानों को साथ में काम करने के लिए रखने के लिए भी फिलहाल परेशानी मुश्किल चल रही है। हम किसको नाम पे रख रहे हैं, हमारा किसी के खिलाफ का सब्जेक्ट ही नहीं पहले जानना हो, इनके इसलिए हम खुलकर बोल रहे हैं। हमारा निगेटिव माइंड है नहीं और हम मीटिंग निगेटिव माइंडिंग से ले रहे ही नहीं है बदल, लेकिन हमको उसमें से आगे चलना पड़ेगा। उसके लिए स्मॉल स्केल के बिजनेस है, स्टार्टअप है, आर्थिक उन्नति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया क्या रहेंगे, इसके ट्रेनिंग्स रहेंगे, बिजनेस डीडीपी भी है। यानी ये जो है ना, तो गवर्नमेंट के सब्सिडी वाले कौन से बिजनेस है, गवर्नमेंट के कागज सब्सिडी मिलती है, किसके अंदर मिलती है, ये पहुंचाने के काम के लिए हमारे इकोनॉमिक के अंदर में इस काम के काम करने वाले एक्सपर्ट तुम्हारे तालुका लेवल पर में मीटिंग लेके, जिला लेवल पर मीटिंग लेके ये बिल्कुल प्रोमोट करेंगे। जो बिजनेस रुके हुए उनको भी चालना देंगे और जो चाल शुरू करना है उसके हिसाब से करेंगे। यानी कि बहुत आगे जिसके चल रहा है उसको आगे ग्रोथ की बात करेंगे। इसके लिए अहमदनगर के अंदर में हम यहाँ खास करके मुस्लिम ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की हम यहाँ बुनियाद बिजनेस की बुनियाद रखेंगे, उसकी सेमिनार रखेंगे, उसके अंदर ट्रेनिंग देंगे बाकायदा, उसकी मेंबरशिप देंगे, उसका ऑफिस रहेगा बाकायदा, उसका ऑफिस रहेगा। ये प्रोग्राम ध्यान में रखोगे, बेसिकली हम पूरा लॉन्च के प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए रखा गया है, ताकि मतलब लॉन्च ये प्रोग्राम क्यों रखे गए आखिर में भी बता देता हूँ। सुरक्षा कानून की बात तो मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग का है, मीडिया है, हमारे पत्रकार बहुत सारे भाई हैं। अब तो न्यूज के अंदर में हम कभी नेटवर्क बना रहे कि नीचे की न्यूज ऊपर देना, ऊपर की न्यूज नीचे पहुंचाना, जो कुछ होता है इनका भी कम्युनिकेशन बना है। हमारे पास कई लोग, हम इसको सब ऑर्गेनाइज करें, ध्यान रखना, इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ एक जगह पे कुछ मामला होता है फौरन तालुके में, तो हमारे पास इजी आ जाए 2-3 सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर में, और उसके हल के एतबार से कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाए, उसकी सबसे कोशिश है। वक्फ का मामला है, वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला है। इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा जमीनें रेलवे के पास है और 2 नंबर पे है वक्फ की प्रॉपर्टी। 80 लाख एकड़ जमीनें इंडिया के अंदर वक्फ की है, 80 लाख एकड़। और इसका सर्वे हमने नहीं किया, बल्कि हमारे प्रॉपर्टी में जिसकी नजर है उन्होंने कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर में 136 अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने ताबे में ले रही है। इंडिया लेवल के पूरे वक्त की प्रॉपर्टी लेने का पूरा सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो लोग पुराने मेरे साथ काम करते 1995 जो वक्फ एक्ट आया था, इससे अहमदनगर शहर का मैंने उसकी बहुत मुखालिफ किया। तो लोग बोलते थे वक्फ अपना कानून है, बोलता है वक्फ अपना कानून नहीं,
ये अपने को बाकायदा बर्बाद और तबाह करने की एक स्कीम चली गई है, क्योंकि इतने दिन तक उसको दूसरी गवर्नमेंट ने नहीं डाला था। लेकिन जिस वक्त महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 1995 मनोहर जोशी के अंदर में वक्त एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, और वो एक लॉबी के तहत एक सूची समझी साजिश थी, उसको हमने मुखालिफ किया। अभी वक्त आपका है, अब आप कितना साथ दे रहे हैं, वक्त में कितना कर रहे हैं, ये डिटेल में समझ में आएगा। वक्त की प्रॉपर्टी कई महाराष्ट्र में है, आनंदनगर जिले में है। वक्त के प्रॉपर्टी पे नाम यकीनन हमारे नहीं होना चाहिए, जिस दरगाह के वो मस्जिद के उसकी होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन में उसका होना चाहिए। इसके नताइज क्या आ रहे हैं ध्यान में रखिए। अभी फिलहाल में एक दरगाह रहती है, दरगाह पे दूसरे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अल्फाज समझ दर्शन होता है। दूसरी टाइम को हार आता है, हार के बाद में चादर आती है, चादर के बाद में एक फोटो आता है, और फोटो आने के बाद में आरती आती है। और कुछ जगह पे तो देखने में आया है कि हमारे लोग उस टाइप की आरती पढ़ते हैं, फिर आरती के बाद में आगे प्रॉपर्टी का तुम्हारे जैसा उसको इस्लाम से उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे उस दरगाह और उस प्रॉपर्टी के मसला उनसे मोहब्बत है कि उनको पता चलता है कि 40-40 एकड़ 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कैसा लेना है, हमारे ताबे में कैसे लगे, उनकी सूची समझी साजिश होती। हमको तो साजिश भी करने को नहीं आया, जिंदगी में सोचने को भी नहीं आया। नाम सोचते भी साजिश, सोचने के बाद में साजिश सोच सकते ना, ये सोचते तो साजिश की अगली बात आती है। तो ये है। और सबसे बड़ा इसमें जिस ऑफिस में हमको डाला गया है वक्फ का, वहां 100% मुस्लिम आमला काम करने लगे, 100% मुसलमानों के दुश्मन। एक चेंज रिपोर्ट कई महीने का, कई सालों की चेंज रिपोर्ट पास करो। किसी प्रॉपर्टी को अगर चाहे डालने की बात आई, नोट करने की बात अगर आती है, तो लाख रुपए मांगे जाए। अपने बैठे हुए लोग आएंगे या बैठे रहे जिनको लाख रुपए मांगे, मैं ऐसी बात नहीं कर आपको जो डंगी चौक में बोलते हैं बात, क्योंकि आपको आपस में बोलता है तो उसके ऊपर बांटता है। यानी जो न्यूट्रिशन एंट्री कहते हैं कानून एक्ट के अंदर में, वो एंट्री के लिए इससे मसला है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई वक्त डाल दे तो उसके मसला है। फिर हमारे मुसलमानों ने एक ने रजिस्ट्रेशन डाल दिया मदरसे का, मस्जिद का, तो दूसरा ने डाल दिया, दोनों के इसमें चेंज रिपोर्ट पास ही नहीं होती, प्रॉपर्टी ऐसी चली जाती। और उसके अंदर में जैसे बताए कोई कामकाज नहीं होता है, न इसके स्कीमें पास होती है, न योजना पास होती है, न घटना पास होती है, सब पूरे। तो ये जितने भी मामला थे, इंशाअल्लाह इसके ऊपर में हमारे वकील हजरात, मैं इसकी सरसरी तौर पे आपको खाका दिया, दोपहर तक सेक्शन चलने वाला है, जैसे बताए नमाज है, खाना है, और उसके बाद भी बहुत चलने वाला है। आप आपका कीमती निकाल कर वक्त आए हैं हमारे दावत पे, हमारी जो टीम साथ में काम कर रही है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्त जाएगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, नमाज के बाद में कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, और भी लोग आएंगे। लेकिन आज तक शाम तक की बातें बिल्कुल डेवलपमेंट है, और जितनी भी मामला तो नहीं है, हमको तालुका लेवल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है जरूर है। ये सिर्फ मीटिंग यहाँ खत्म होने में नहीं है, आपके तरफ से हमको तालुके में से वो टीम चाहिए जो यहाँ कुछ प्रोग्राम सुनेंगे उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वरना आने वाले वक्त में हमारे कौम ये हमें कहेंगे कि इनको कुछ समझ नहीं आता था, हमारे बुजुर्गों ने हमारा पूरा बाटुआ करके। तो हमारे सर में सेहरा भी नहीं रखना, इल्जाम भी नहीं रखना, कम से कम जो कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले वक्त में हिसाब से होगा। एक परसों बात होती थी, बोल देते मैं काज करते ये जो जिला उद्योग केंद्र आता है ना, सियासत कैसी होती है जिला उद्योग केंद्र, ये जॉर्ज फर्नांडिस जो है ना, कामगार नेता थे, मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने उनकी जिंदगी में एक अच्छा बड़ा काम किया ना, तो जिला उद्योग केंद्र तैयार किया। आज पूरे इंडिया के अंदर को कामगारों का, इंडस्ट्रियल वालों का, सबका बेनिफिट्स में हो गए। कोई ना कोई बात हम इस शोबे के संदर्भ से कुछ न कुछ एक हमारे तालुके, हमारे समाज के अंदर करेंगे ना, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल डेवलपमेंट जो कम्युनिटी है, आप अपने हर एक जगह पर करें तो मुझे लगता है कि फायदा हो जाएगा। कर्जों का इसके एतबार से तफसील और बात थी करके मैंने तुम्हारे सामने बताना जरूरी था। मीटिंग किस नहज के साथ चलने वाली,
मीटिंग, क्योंकि क्या था अपने पास क्या होता है कि कभी कभार तो जज्बात की बहुत सारी बातें होती है, मीटिंग इधर उधर से जाती है, तो करके मुझे लाइन डाल कर देना था, तो मैंने मीटिंग की एक लाइन आउट बोलते उसको तो डाल कर दी है। इस तरतीब के साथ इंशाल्लाह मीटिंग चलेगी। हमारे मुकर्रिर है, उनको भी बहुत बहुत चाहिए, आप रुकिएगा, बात जरूर सुनिएगा, दोपहर के सेक्शन में बढ़ने के हिसाब से हो जाए। आपने मेरी बात को सुना, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 दिन और आखिरी में और बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। त्यानंतर विद्यार्थी कृती समिती म्हणून शालेय जीवनात मी त्याच्यामध्ये काम केलं। त्यानंतर लब्बैक सोशल क्लब शहरामध्ये जे लब्बैक सोशल क्लब आहे त्याचेही काही दिवस काम केलं। त्यानंतर मी वकिली व्यवसाय सुरू केला। सन 1996 पासून मी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात वकिली व्यवसाय करतो। जवळजवळ 27 वर्ष माझी वकिली व्यवसाय झालेला आहे। हा वकिली व्यवसाय करताना मी या आमच्या बार असोसिएशनचा सेक्रेटरी म्हणून निवडून आलो। त्या ठिकाणी काम केलं। सध्या मी अहमदनगर लॉयर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा व्हाईस चेअरमन म्हणून काम करतो। त्याचप्रमाणे 2015 मध्ये माझी जिल्हा न्यायालयाने हजरत शाह शरीफ दर्गा इथं ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती केली। त्या ठिकाणी देखील मी काम करतो। त्यानंतर 2007 पासून मी नोटरी म्हणून माझी भारत सरकारने निवड केली, तेव्हा नोटरी म्हणून काम करतो। आणि सन 2007 पासून मला हे जे मी सांगितलं तर ही मी माझी ओळख याच्यासाठी सांगितली तर मी कोण आहे म्हणून। याच्या मागे माझी त्या ठिकाणी बढाई मारणे किंवा माझा उदो करणे हा त्याच्या मागचा हेतू नाही। आता त्यानंतर वकिली व्यवसाय करताना समाजासाठी काहीतरी करावं म्हणून आम्ही गेली 2 वर्षापूर्वी अमन व इन्साफ फाउंडेशन म्हणून एक संस्था सुरू केलेली आहे। त्याच्यामध्ये नगर शहरातील सर्व वकील जवळजवळ 110 ते 125 वकील आम्ही त्या ठिकाणी आजच्या ज्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे त्याची सुरुवात आम्ही 2 वर्षापूर्वी केलेली आहे। सर्वप्रथम मी या ठिकाणी आमचे ज्येष्ठ शिक्षक कदीर बागवान साहेब आणि आमचे सहकारी सय्यद नदीम अनवर यांचा फार आभारी आहे आणि त्यांना मी शुभेच्छा देतो। तर त्यांनी या ठिकाणी दूरदृष्टी ठेवून मुकुंदनगरमध्ये बडी मस्जिद आणि कोईलपुरा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी स्टडी सर्कल म्हणून चालू केलेले आहे। आणि हे जे कार्य आहे हे खरोखर उल्लेखनीय आहे, कौतुकास्पद आहे। त्यांचं कौतुक केलंच पाहिजे म्हणून मी त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांचं कौतुक करतो। आता मी मूळ मुद्द्यावर येण्यापूर्वी एक छोटीशी 2 मिनिटाची गोष्ट सांगतो। एका कॉलेजमध्ये हॉस्टेलमध्ये 100 मुलं राहत होती आणि तिथंच ती जेवण करत होती। जिम्मेदारी नहीं है और ये कायम होता है आपस के मामलात, अखलाकियात, एक दूसरे को दरगुजर करना, एक दूसरे को सराहना, इससे ये इत्तेहाद कायम होता है। हम एक दूसरे की कंपटीशन में लग गए जिसकी वजह से एक दूसरे को जलील करना हमारा मकसद ज़िंदगी बन गया। हर आदमी अपने आप को ऊंचा बताना, ऊंचा समझना, औरों को जलील करना, ये आज हमारे माशरे में आम हो गया। शौहर बीवी को जलील करता है जिसकी वजह से नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। बीवी शौहर को जलील करती है जिसकी वजह से आपस के ख़ानदानों के झगड़े जो आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं। एक महल्ले वाला दूसरे महल्ले वाले को जलील करता है, एक इलाके वाले दूसरे इलाके वालों को जलील करते हैं। कहीं भी समझदारी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। वजह इसके पीछे हसद है, और हसद एक ऐसी बीमारी है
जो इत्तिहाद को तोड़ देगी, खत्म कर देगी। इत्तिहाद खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें माशरे में एक सबसे पहली बुनियाद अल्लाह से अच्छा गुमान और आपस में अच्छी जबान, ये दो चीजें हैं। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर में आ जाएगी तो अल्लाह की ताईद हमारे साथ होगी आसमानी, और मखलूक से अच्छी जबान, चाहे वो अहले ईमान हो ना हो, कोई हो, अच्छी जबान, अखलाक, कैरेक्टर हमारा जो समझ में आएगा हमारी जबान के बोल से समझ में आएगा। हम लोग अभी यूरोप का सफर कर कर आए 6 मुल्कों का। मैंने वहाँ अखलाक देखे, वाकई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात याद आई कि वो यूरोप गया और यूरोप जाकर सफर कर कर आया तो उसने अपना एहसास बताया कि मैंने यूरोप में इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं देखा। फिर वो अरब मुल्कों में जाकर आया, उसने अपना एहसास जाहिर किया कि मैंने अरब मुल्कों में मुसलमान देखे, इस्लाम नहीं देखे। इस्लाम का सबसे बड़ा जो हथियार है वो अखलाक है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम अखलाक को पेश करो, कौमें ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ आएगी। लेकिन चूंकि वो अखलाक निकल चुके, हर आदमी का जहन ये है कि कैसे इसको जलील करूं, मेरा ये मद्दे मुकाबिल है, इसको जलील करूं और मैं इज्जत वाला बन जाऊं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इत्तिहाद को बाकी रखने के लिए एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे की खूबियां बयान करनी पड़ेगी। इसके बगैर इत्तिहाद नहीं आएगा, याद रखो। सिर्फ इत्तिहाद 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 कहते रहो तो इत्तिहाद नहीं आएगा। एक दूसरे की खैर ख्वाही, एक दूसरे की हमदर्दी, अपने अखलाक को अच्छा करना। मैंने देखा रास्ते पर चलने वाला है, नहीं जानता वो अपने को, हेलो हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, वो अखलाक है उनके। यकीन मानो दवाखानों में जाओ, व्हाट आई कैन हेल्प यू, खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ये उनके अखलाक हैं। अब अंदाजा लगाओ, इसीलिए वो कौमें आसमान छू रही है, वजह उनके अंदर में अखलाक है। आज हमारे पास एक दूसरे को इज्जत देना, इकराम करना, दो मीठे बोल बोलना खत्म हो चुका माशरे। क्या होगा? जो हो रहा है वो होता रहेगा। अल्लाह से अच्छा गुमान, मखलूक से अच्छी जबान, ये दो बुनियादें ऐसी हैं जो सारे हालात को बदल देंगे। अल्लाह से अच्छा गुमान कि अल्लाह जो हमारे हक में फैसला करेगा वो अच्छा ही करेगा। हमारा गुमान अल्लाह से, हम बदगुमान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हदीस कुदसी है कि मैं बंदे के गुमान के साथ मामला करता हूँ, बंदा जैसे गुमान करेगा वैसे मैं मामला करूँगा। इसलिए अल्लाह से अच्छा गुमान कि नहीं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, नहीं यूँ हो जाएगा क्यों हो जाएगा, और पता नहीं ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, वो यूँ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। वक़ाल लहुम अन्नास इन्न अन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम, सहाबा इकराम जमा हो रहे हैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए, डरो। क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्या कहा? हमारे लिए अल्लाह काफी है बस। क्यों? वो हमारे हक में जो फैसला करेगा वो खैर का करेगा। अगर गुमान अच्छा रहा तो यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों के गुमान के मुताबिक मामला करेंगे। वरना आज हमारा गुमान क्या नहीं, वो हल्ले वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। क्या करें? तो अल्लाह कहे चलो ऐसी होगा। इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल खैरन, हम कादिर हैं इस बात पर कि इनको बदल दें, इनसे अच्छे लाएं। ये हमारे इख्तियार में, अल्लाह के इख्तियार में, इनके इख्तियार में। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, याद रखो। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है। भाई ने बहुत अच्छी पहल की कि सब समाज के जिले के लोग एक जगह हैं, आज हालात के ऊपर सब मिलके कुछ काम करें, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन क्या है,
कि हम लोग सिर्फ यहाँ से उठते सुनते और इसके बाद में कुछ ही नहीं होता काम। हमने बहुत तंजीमें बनाई, मस्जिद सुरा बनाई, और क्या याद नहीं आ रहे मुझे, शौकत भाई उसके अध्यक्ष थे मस्जिद सुरा के शायद, हाँ वो भी, मैं भी था उस तंजीम में। लेकिन होता क्या है कि जैसे सलाम भाई ने बोले कि हर आदमी हसद करता, कुछ काम अगर कोई करने जाता तो उसका साथ नहीं देता। ये अपने कौम की बहुत बड़ी ये कमजोरी है कि अपन कोई काम अगर करना चाहता तो समाज में उसका साथ नहीं देते। आज हालात इतने बड़े कि बातें इतनी ताकत से ऊपर के बैठेगा सामने, अपने को समझ में नहीं आ रहा, और अपन लोग सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचने में ही पड़े रहे। क्या बहुत मुख्तसर लोग हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं, और मुफलिस इतनी लोगों की है, ज़रूरत है इतने लोगों की परेशानी है कि वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऑफिस में मालूम है कि कितने लोग आते हैं और क्या क्या लोगों की परेशानी है। लेकिन सब लोग अगर ऐसा बोलते बैठे कि ये करेंगे वो करेंगे नहीं, जैसे किसी अच्छे बोलने वाले ने बोला कि सारी दुनिया बदल सकती थी, कभी मैंने खुद बदलना चाहे नहीं, तो मैं हर अपने जात से पहले अपने आप से तैयार करूँ कि मैं कुछ बदलूँ। मैं अपने आप को बदलूंगा तो मेरा बाजू वाला बदलेगा, मेरा घर का आदमी बदलेगा, मेरा भाई बदलेगा, मेरा पड़ोसी बदलेगा खुद देख के। तो ये कैसे कब होगा? हम जब संगठित होंगे, और संगठन जब होता तो एक आवाज़, एक ताकत बन जाती। जब समाज एक जगह आता तो लोगों को कायदे बदलना पड़ते, आंदोलन होते तो लोगों को कायदे बदलना पड़ते, और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपन एक जगह नहीं आ रहे। देखिए आज सबसे बड़ी बदनसीबी है कि अहमदनगर शहर के ही लोग उसमें बहुत कम है। इतने बड़ी आज मीटिंग होने जा रही है, समाज को संगठित करने जा रहा है, जबकि अपने समाज के लोग ही अपने कम है। 10-20 लोगों को दावत दिया लेकिन मैंने तो मेरे को शायद लगता मैंने 200 लोगों को दावत दिया था इस काम की। मैंने खुद 200 लोगों को दावत दिया था, फोन करके बोला था, जैसे आपने मुझे बोले कि अपने लोगों को तुम बोलो बात चलाओ, तो मैंने 200 लोगों को बोला था। मुझे 200 में से 10 लोग भी नहीं दिख रहे मेरे बोले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन संगठित अगर होंगे तो बहुत बड़े काम होंगे। देखिए आज हालात बहुत खराब है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सब जैसे बातें एक जगह आ चुका, वो अनेक को मानने वाले एक जगह आ गए और हम एक को मानने वाले एक जगह नहीं आ गए। क्यों मालूम? सिर्फ ये है कि वो कर रहा तो मैं क्यों करूं, उसको करा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये हमेशा से अपने आपस के अंदर ना इत्तेफाक की वजह से कोई होने वाला काम भी होता नहीं और कोई उसकी मदद करता नहीं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल करना चाहिए था, हमने हॉस्पिटल के लिए सब लोगों से चंदा किए और पैसे बहुत से जमा करे, लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमने जमा कर चुके थे। लेकिन काम रोकने वाले दूसरे कोई लोग नहीं थे, वो अपने समाज के लोग थे। हमको हमको नहीं रोका काम करने के लिए, हमको रोका अपने ही समाज ने। हमने वो पैसे फूल में रख के रिटर्न वो पैसे सब लोगों के जैसे चंदा किए थे उस पैसे को हमने वापस करे। उस तंजीम के करीब में उल्लेख करी अब्दुल सलाम, मंसूर भाई, मैं, ये हम सब लोगों ने मिलकर बड़ी करे थे। ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमने 1 साल पहले पैसे वापस किए जाके। तो हम क्या कर सकें? हमने 1.5 से 2 करोड़ रुपया खाली मुंह देख के लोग पैसे लेते, क्या लिखना है बोलो। 60 करोड़ का प्रपोजल था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं होगा यही समझ के हमने, लेकिन वो पैसा वापस सबको दिए। ये हाजी साहब ने आपको बता दिया है। अभी सर ने जो बताया हमको, एजुकेशन का जो मामला है ये बहुत खूबी है। ठीक है, आज का दौर ख़राब है, हमारे कौम को तंजीम ये के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे वहाँ एजुकेशन कम होने से ही हालात हो रहे हैं सर। वकील साहब आप लोगों ने जो बताया ना, हमारे पास में बच्चा इतना एक्सपर्ट है, 11वीं 12वीं के बाद वो 100% मार्क में चले जाता है, उसके बाद में उसको बड़ा मुश्किल से क्या एडमिशन लेने के लिए जाना है तो बगैर अखराजात और डोनेशन का कोई भी आदमी लेता नहीं। तो हमको ये फैसला करना है कि हमारा एजुकेशन का म्यार कैसा बढ़ेगा। बहुत काबिल तारीफ है हमारे बच्चे, नौजवान, आजकल हमारे लड़कियां भी बहुत काबिल तारीफ हो गई। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े, तो इसलिए जिम्मेदार लोग हैं, ज़्यादा तो मुनासिब नहीं, मैं वक्त नहीं लेता हूँ आपका। लेकिन 2 बात पे गौर करो हाजी साहब। एक तो डॉक्टर ने आज डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, हमारा नहीं हुआ, डॉक्टर साहब के ज़बान से निकल गई कि मेरा वक़्फ़ कर दो आपके इसके तंजीम के अंदर। इंशाल्लाह आज इसका फैसला करो,
ये लंच के बाद में आप लोग सबकी जिम्मेदारों से इसके ये करो और उसका डिक्लेयर कर दो ना, इंशाल्लाह क्या होगा, कामयाब हो जाएंगे हम लोग। शुरुआत होगी। एक हमारा डॉक्टर इतना कैसे कहे कि मेरे पास इतना इन्वेस्ट करके मेरे पास कौम का कोई आदमी नहीं आता, मेरा वजह क्या है? हर चीज़ का मतलब रहता है, जहीर साहब भी है और काबिलियत भी, और जुड़ जाएंगे हमारे वहाँ कम से कम 30 से 35 मोमेडन डॉक्टर है अभी फिलहाल में। तो इसका गौर करो। और सब ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले कोई भी हमारे कैंडिडेट आएंगे तो ये फ्री में काम करेंगे। वकील लोग संगठन ने भी डिक्लेयर कर दिया, इसलिए हमारा भी एक तवज्जो, हम तुम्हारे साथ हैं पूरे शहर के। लेकिन अभी नगर के हद तक ऐसा है कि हमारा तालुके में किधर तो भी एक ऐसा एजुकेशन का, क्योंकि नगर में बहुत मुखालिफत होती है। हम नगर से बहुत तंग आ गए भाई, हमको बहुत काम किए। जो बोलना है श्रीरामपुर करो, ये तुम्हारा कोपरगांव करो, जामखेड़ करो, आप लोग कब्जा करो, लेकिन हमारा साथ आपके। लेकिन नगर छोड़ के बाकी गई तो ये कामयाब हो जाएंगे हम लोग। जैसा अभी बताया ना, एजुकेशन के मामले में अपने को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा फ्यूचर में। और अल्लाह ताला देने वाले बहुत सकी है और करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ये आप लोग ज़रा गौर करो। अभी हाजी साहब के सदारत में वो सब बताएंगे, लेकिन अब ये ऐसा ही आया और ऐसा ही जाना नहीं। और पूरे राशन में हॉस्पिटल अगर करना है 2 एकड़ जगह हमारी तरफ से। देखो, मुबारक हो, मुबारक। ये जो हॉस्पिटल का मसला आज पैदा हो गया था, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करेगा। एक डॉक्टर का मौजू फाइनल करके आपके वहाँ भी एक कुछ ना कुछ प्रपोज करके इन लोगों के सदर में करेंगे। आप इन लोगों के जो शौकत हाजी साहब है ना, वो लेकर पूरा तंजीम चलाना इनका काम है। हम लोग इनके पीछे है, शहर के सब लोग। ठीक है, आज अहमदनगर में उन्होंने ज़्यादा तादाद में न्याय है, आप लोगों को लगता है कि क्यों नहीं आए, लेकिन दावत ही कम लोगों को, ये खलील साहब ने बोले दावत ही कम कर रहे। अब मौजू ये है, हमारे सलाम सर ने तो क्लियर बता दिए इंसान को क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत किया, हमने बहुत तो उस मीटिंग में जाना था, तो मैंने शौकत भाई से पहले इजाज़त लिया था कि मैं थोड़ी सी देर से पहुंचूंगा। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ और सॉल्यूशन की किताब है। मुझे ताज्जुब है कि जिसके पास सॉल्यूशन की किताब है और वो मसाइल में गिरफ्तार है। ऐसा है जैसा कि आधी रात में सूरज निकल गया। ये इतनी अनहोनी बात है, लेकिन ये है। हम इतने मसाइल गिन रहे होंगे सुबह से, मैं तो था नहीं, और बहुत गिन रहे होंगे मसाइल, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ हम किधर जाएंगे भला? सीधी बात है, हम सॉल्यूशन की किताब की तरफ जाएंगे, अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह हमारे मसले का हल तो बता। बहुत दिनों से परेशान है, 75 साल, उसके पहले 100 साल बोले तो 200 साल हो गए, पर कभी हमको तौफीक ही नहीं। उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका शागिर्द हूँ, और हम ये समझते हैं कि भारत में आज ये कौम इतने बुरे हालत के बावजूद आज भारत की ये मुसलमान कौम दुनिया की भारत की सबसे बेहतरीन कौम, सही है ना? आज भी इसमें गुनाहों की तादाद, बुराइयों की तादाद बनिस्बत दूसरे कौम से बहुत कम है, और ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उलमाए कराम का। तो उनकी इजाज़त से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने कुरान को खोल के देखा और पूछा कि इस मसले का हल बता, तो कुरान ने हमको एक आयत बताई। कुरान की एक आयत ही काफ़ी है बस। उसने कहा वामा मा यनफउन्नास फयुनकुज़ु फिल अर्ज़। दुनिया में कामयाबी, दुनिया में फलाह, दुनिया में वजूद, दुनिया में इज्जत का राज कुरान ने इस आयत में बताया। उसने कहा कि जो चीज़ें इंसानियत के फ़ायदे की होती है ना, उसी के लिए इज्जत है। और आगे जाके कुरान फरमाता है जो चीज़ें बेकार होती है ना, समंदर की झाग की मानी क्यों ना हो, वो बेकार होती है, भंगार होती है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम भारत में कितने मुफीद रहे। 75 साल में हमने इस कंट्री को दिया क्या? एक लंबी बात होगी, हम बाद में किसी दिन हम जगह जगह पर हालात बदल सकते, इस प्रोग्राम के तहत जा रहे हैं, एक लंबी खुलासे की बात है, लेकिन इसका हल सिर्फ एक है भारत में। और हमको सबको ये बात समझना चाहिए, सब दानिश्वर लोग बैठे हैं यहाँ पर, समझदार लोग बैठे हैं, कि सिर्फ 2 चीज़ें भारत में मुसलमानों को करनी है। एक तो वो मुफीद बनना है, फ़ायदेमंद बनना है सारी इंसानियत के लिए, और दूसरा मुअस्सर बनना है। मुफीद चीज़ें भंडार में नहीं डाली जाती, उठा के सर पे रखी जाती है। ये हमारी पुरानी तारीख है।
तो आइए हम इस बात की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम मुफीद और मौसर बनने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज बहुत अहम ये है कि हम कब तक तकिया लगा के बैठेंगे कि ये सरकार आएंगी, वो जाएंगी, वो आएंगी, वो जाएंगी, वो जाएंगी। अरे हम अपने तौर पर डेवलपमेंट की क्यों नहीं सोच रहे? सेल्फ डेवलपमेंट हम कब करेंगे? कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती। हम कुछ हालत ही बदलने तैयार नहीं, कितने भी सरकार आ गए तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? और क्या पड़ा? 75 साल से ऐसे कितने भी सरकारें आपने देखी है, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये प्रोग्राम इस नौयत से रखा गया कि कौम अब हम सब बात इत्तेफाक करते हैं कि हम अब इस बात पे कोशिश करेंगे कि हम अब इसके उसके तकिया नहीं लगाएंगे, हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने एजुकेशन की डेवलपमेंट करेंगे, हम अपनी माशी डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने लीगल सेल बनाएंगे, हम अपना सब कुछ करेंगे। अब जब तक ये कौम में देर लग गई, हमको ये चीज़ें समझते समझते बहुत देर लग गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छे वक्त पे आए। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि आपको पसंद ना आए, लेकिन कौम ने बहुत इख्तिलाफ करना चाहिए अपनी अपनी जमातों को लेकर, अपने अपने पार्टियों को लेकर, अपनी अपनी तंजीमों को लेकर, है ना? इख्तिलाफ करो, भरपूर करो, पर चंद बातों में तो हमको इत्तेफाक करना चाहिए ना, जिसमें कोई इख्तिलाफ ना हो। जैसे कि एजुकेशन के मसले पे किसको इख्तिलाफ है? बताइए, कौन सी जमात, कौन सी पार्टी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किसको इख्तिलाफ है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। हेल्थ के इशू पे किसको इख्तिलाफ है? कोई मसला की इख्तिलाफ है? लीगल पॉइंट पे किसको इख्तिलाफ है? तो भाई अल्लाह के बंदो, हम चाहे कितना भी इख्तिलाफ करें, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिस पे हमने एक जगह आकर डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि आज हम वो कोशिश है। अल्लाह ताला इस कोशिशों को तालुके गांव-गांव लेकर जाए और एक ऐसा इत्तेहाद करे। तीसरी बहुत अहम चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन ये काम की बात नहीं, ये काम की बात नहीं। क्वालिटी एजुकेशन के काम की बात है। डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे हो, पीएचडी, कितने तो भी लोग, चपरासी की पोस्ट निकली तो कई 4000 पीएचडी ने उसको फॉर्म भर दिया। तो क्या आज का दौर क्वालिटी का दौर है और हमको अपने बच्चों को बहुत क्वालिटी पे डेवलप करना पड़ेगा। और जहाँ तक उर्दू इदारों की बात है, उनके लिए क्या मुश्किल है भला? आप लिखने वाले, आप बोल पढ़ाने वाले, आप पेपर लिखने वाले, आप पेपर चेक करने वाले, आप रिजल्ट बनाने वाले, आप फिर आप डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने? मेरा ये सवाल रहा कौन से? फिर ये क्यों फेल हो गए? अरे हद हो गई कि सब कुछ तुम्हारा, सारे ग्राउंड तुम्हारे, प्लेयर तुम्हारा, यहाँ तक कि अंपायर भी तुम्हारा, और फिर भी मैच हार गए तुम। हाँ, तो किधर चले जाते आज हमारे लोग? कितने, उनको क्या मालूम क्या लिख रहे? तो आप कई लोग मेडिकल में जाते 85% थे, 90% थे, नहीं जाते थे, तो उतनी भी समझ नहीं कि ऐसा भी हो सकता था। तो सवाल ये आता है कि जब ये जो हमारे मुबीर भाई बता रहे थे कि जू लोग क्यों टॉप पे पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे कि जब उन्होंने इसराइल कायम किया तो उन्होंने स्कूलें खोली, स्कूलों में सबको इजाजत थी, और पासिंग मार्क कितने होते हैं? सारी दुनिया भर में 35 मार्क होते हैं। उन्होंने कहा अरब के सब बच्चों को 35, लेकिन यहूदी बच्चे को पासिंग मार्क 70 होंगे। उन 70 भी मिला तो पास नहीं। जो कौम इस लेवल पे डेवलप होती है कि जिसकी पासिंग मार्क 70 से शुरू हो, डिस्टिंक्शन से शुरू हो, वो ऐसी नहीं बने, दुनिया को अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो कहां से रखेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म मेरा हथियार, और मुसलमानों ने जो चीज हथियार थी वही छोड़ दिया। अब हथियार छोड़ने के बाद भी कोई कौम कामयाबी हासिल कर सकती है क्या भला? तो मैं बहुत तेजी से अपनी बात समेटूंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो उधर से कुछ इंटीमेशन मुझे ना आए। मैं सेकंड लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि ये आजमाइशों का दौर है, बहुत गांव खेड़े से आए होंगे, बहुत परेशानी का दौर चल रहा है, लेकिन आजमाइश तो मुसलमानों का गहना है बोला। कुरान कहता है वाला नबलुवन्नकुम शैअन मिनल खौफि, मतलब ये कि अल्लाह ताला तुम्हें जान और माल से, खौफ से, खतर से आजमाएगा। तो खौफ और खतर हमारे लिए क्या नई बात है, बल्कि ये तो हमारे लिए तरक्की का सबसे बड़े असबाब है। तू तंदुए बादे मुखालिफ से न घबराए का, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर हमारे साथ संघर्ष का माहौल है तो याद रखना कि सिर्फ संघर्ष के अंदर कामयाबी है। जिस कौम को संघर्ष नसीब नहीं हुआ उसको कामयाबी नसीब नहीं। अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया। तो इस संघर्ष के दौर में
अभी बहुत मैं मुख्तसर में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मैच का आखिरी ओवर चल रहा है और इस आखिरी ओवर में बहुत ज़्यादा आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास बताने को कुछ नहीं होता वो आखिर में कहाँ आते पता है। मैं कुछ बहुत डिटेल में नहीं बोलना चाहता। तो गांव खेड़े हमारे लिए बहुत मुश्किल का दौर आएगा और ये सिर्फ दौर 4 से 5 महीने रहेगा, मार्च अप्रैल तक रहेगा। मेरी सारे अहमदनगर ज़िलों की गुजारिश है कि अपने अपने गांव को सब्र से बांधे रखिए और नौजवानों से कहिए ये बात कि सब्र का मतलब बुज़दिली नहीं होता, सब्र का एक मतलब स्ट्रैटेजी भी होता है। पूरे 13 साल मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे और सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे। तो माघार का मतलब बुज़दिली नहीं होता। वो गोला फेंकने वाला क्या करता है, गोला फेंकते टाइम बाहर इधर जाता उल्टा, तो लोग समझेंगे कि स्टेडियम में जा रहा। स्टेडियम में नहीं जाता, वो बहुत दूर का बैकअप लेकर दूर की लंबी गोला फेंकने के लिए आता है। तो ये हमारा दौर अब पीछे जाने का इसलिए है कि अभी बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। इसमें ज़रा भी चूक हमसे होती है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी होंगी। हम जाने अनजाने में उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। बहुत आखिरी में ये बात है कि हर एक आदमी अपने अपने गांव पर किसी भी सूरत में ये तय कर ले कि चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, हमारे गांव का अमन हम किसी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे। न कोई लोग सड़कों पे आएंगे, न कोई जुलूस लेकर आएंगे, न कोई मुजाहरा होगा, कुछ भी नहीं होगा 5 महीने। सब्र कर लो 5 महीने, मैं बराबर कह रहा हूँ। और सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल कीजिए साहब, क्या भूल जाइए सोशल मीडिया वगैरह। आपकी एक गलत पोस्ट पूरा रंग में भंग डाल सकती है और इस दौरान आपको बड़े बड़े प्रलोभन से गुजरना पड़ेगा। बहुत आपको आजमाइशें होंगी, इतना आपको सताया जाएगा, उकसाया जाएगा। अब आखिरी ओर चढ़ रहा है, सबको सब्र का दामन थामे रखना है। अगर सब्र का दामन थामे रहेंगे तो हम स्ट्रैटेजिकली कोशिश करें। हम ये लगातार पीस फाउंडेशन के जरिए से कोशिश कर रहे हैं, उलमाए कराम भी सब साथ में है कि हम हर गांव जगह जगह जाकर इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ज़िले भर में अमन रहे। क्योंकि देखो हथकंडे क्या है, पहला ये है कि तुम क्या करो, नफरतें फैलाओ। तो नफरतों का जवाब क्या है, नफरतों का अपोजिट क्या है, मोहब्बत। वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमारा कोशिश क्या होनी चाहिए, जोड़ने। और उनका एजेंडा विध्वंस का है, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, रचना का। अगर हम उसी एजेंडे पर काम करें तो फिर क्या बात बनी। इन चीज़ों के साथ रास्ते पे आने का बिल्कुल काम नहीं। मैं बहुत आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत आखिर में, कि देखो युद्ध अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरीके से लड़े। पहले लाठी काठी से लड़ते थे, उसके बाद गोलियां बंदूक से चले, उसके बाद बम गोले वगैरह चले, उसके बाद मिसाइल का दौर आया। अब कौन सा दौर है, अब रणनीति का कौन सा दौर? ये रणनीति का दौर ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर होगा, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, अकल की लड़ाई होगी। लोग जंगली जमाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने एक समाज के मोर्चे देखे कितने निकले। अरे भाई अब ये दौर अकल का दौर है। एक फिल्म आई थी, मैंने परसों भी कहा, कश्मीर फाइल, उसने इतना इफेक्ट किया जितना 1000 एटम बॉम्ब भी भारत में नहीं गए, इतना दिमागों को प्रदूषित कर दिया। तो ये दौर नजरियाती जंग है और नजरियाती जंग अकल से लड़ी जाती है। इसलिए कौम से गुजारिश है कि अपने अक्लमंद और दानिश लोगों को सफों के आगे करो, वो आपकी क़यादत करे और आपको इस मुश्किल से बाहर निकाले। इस लिहाज से हमने एक कैंप रखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप। 5, 6 और 7 जनवरी को दौलताबाद में रखा है। जिसको रजिस्ट्रेशन करना है मुझसे रब्ता कर ले। हम चाहते हैं कि हमारे कौम के नौजवानों को हम बहुत ही पॉलिश करें, मुनज़्ज़म करें, ऑर्गेनाइज करें, उसको एक मुकम्मल दिशा दें, ताकि हम एक ट्रेंड कैडर मैदान में लेकर आए क़यादत के लिए। जिसको आना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बहुत लिमिटेड सीट बाकी है, तो हम इस नौयत से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं। कुरान का हमसे वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। न डरो न घबराओ, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मुसलमान। तो गालिब में होने में और हम में कितनी दूर का फासला है, सिर्फ मुसलमान होने तक का फासला है, जैसे कि अल्लाह ताला चाहता है। जिस दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह उस दिन गालिब हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात तो है नहीं हमारी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा। मैं अपनी तौर पे देख रहा हूँ कि ये पहर का वक्त है और बहुत जल्दी सुबह होने को। मैं मुगालता नहीं कर रहा,
आजू बाजू देख लो आप आजू बाजू कितने बड़े बड़े सुपर पावर को नाक में चने चबा दिए। तो वो दौर आपका आने वाला है, बस आप आने वाले दौर के लिए तैयार हो जाइए। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म कर दूं कि जलाल बर्क़ आतिश सहाब पैदा कर, जलाल बर्क़ आतिश सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे तू वो शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे तू वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। अब जो है तो मेरी लिस्ट में एक नाम बाकी है, मगर वो यहाँ गैर मौजूद है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये वाजे कर दूं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ तालुक के लेवल के तमाम शख्सियात मौजूद हैं, उन तमाम हजरात को भी अपने अपनी तौर से यहाँ अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अब जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तालुके के सभी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। उससे पहले ये जो हॉल हमको जिसने, मैं उन्हीं की तारीफ में चंद अल्फाज कह रहा हूँ, अगर आप नहीं चाहते आपकी तारीफ करना तो मेरे को इतराज नहीं। हमारे शफी भाई जागीरदार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आज का ये जो हॉल है, ये कविजन लॉन बिला टाउन के हमें दिया है, यहाँ पर उनकी ये मदद है हमको प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, और उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों अपने खिदमत अंजाम दिए हैं कौम मिलत की खातिर। हम उनको बोलेंगे कि वो अपना कीमती वक्त है, नमाज का वक्त है, 7 मिनट बाकी है, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। शफी भाई कविजन जागीरदार। प्रतिनिधी अरबाज सय्यद, न्यूज़ टुडे 24, अहमदनगर।